हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन एंड आई एम हियर विद द न्यू लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं, आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। मैंने क्यों बोला कि डिवाइस नहीं है, आगे मैं समझाता हूं कि एक डिवाइस नहीं है, ये एक सर्किट है। ठीक है, तो चलो फिर नोटबुक निकाल लो, बड़े मन से पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना है, क्योंकि ये है एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। और इसके न्यूमेरिकल्स जेई और नीट में भी बहुत बार आते हैं। अगर मैं नीट की स्पेशली बात करूं तो बहुत बार पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं। तो फिर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर समझ में आता है लेक्चर तो फिर लाइक जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये पोटेंशियोमीटर है क्या, इसका नाम क्यों पड़ा। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी तुमको बताया था कि मीटर ब्रिज है क्या, उसका नाम क्यों पड़ा, उसका यूज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सब कुछ सारी डिटेल में बातें करेंगे। और आज पोटेंशियोमीटर का हम ये भी पढ़ेंगे क्या एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, क्या एप्लीकेशन है इसका, वो सब कुछ समझेंगे डिटेल में। चलो, तो मैं बता रहा था कि पोटेंशियोमीटर का नाम कैसे पड़ा। पोटेंशियो वर्ड से क्या समझ में आता है तुमको? पोटेंशियल। क्या समझ में आता है? पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है यहां से? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर उसके साथ मीटर जुड़ दिया, इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, तो किसको मेजर करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेगा। अब डियर स्टूडेंट देखो, समझो एक बात ध्यान से। एक ऐसा क्वेश्चन आता भी है और तुम्हें समझ में भी आनी चाहिए बात। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो डिवाइसेस ऑलरेडी हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुमने 9th-10th में जरूर पढ़ा होगा, टीचर्स ने बताया होगा, नहीं पढ़ा है तब भी शायद तुम्हें पता होगा कि हम करंट को मेजर करते हैं एम मीटर से। किससे मेजर करते हैं? एम मीटर से। ठीक है, और वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं? जनरली सर्किट्स में वोल्ट मीटर से। दोनों चीजें पता है ना तुम्हें, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। फिर बात आती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मेजरमेंट हम पोटेंशियोमीटर से क्यों करें, जबकि हमारे पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों करें, जबकि हमारे पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर है जो कि मेजर करके हमको बता देता है वोल्टेज। ठीक है, चलो समझाता हूं कैसे। अगर मैं बताऊं तो वोल्ट मीटर जो है डियर स्टूडेंट, एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो यहां पर लिख देंगे डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू। और जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ है वो तुमसे कहां से मिलेगी? तुम्हें यहां से मिलेगी। किससे मिलेगी? पोटेंशियोमीटर से। कौन देगा? पोटेंशियोमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं देता है एग्जैक्ट वैल्यू। अब तुम पूछोगे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता तो फिर इसका यूज क्या है? डियर स्टूडेंट, क्या होता है जनरली, क्योंकि ये वाला जो सर्किट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये एक डिवाइस नहीं है कि हम किसी सर्किट में अटैच करें और डायरेक्ट करंट बता देगा। लेकिन वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, तुम सर्किट में अटैच करो और तुमको पता लग जाएगा। ये क्या है? एक सर्किट है, ये खुद एक सर्किट है। मतलब कि अगर तुम्हें मेजर करना है तो पहले ये एक सर्किट तो तुम्हारा है जिसका तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। एक और सर्किट बनाओ, एक और सर्किट बनाओ जिससे कि तुम मेजर करोगे ईएमएफ। तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दैट्स व्हाई वोल्ट मीटर यूज कर लिया जाता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं यूज्ड एज इट इज मोर कन्वीनियंट। ठीक है, मोर कन्वीनियंट, यानी कि ये जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये कैसी प्रोवाइड करता है? वैल्यू, कन्वीनियंट वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा काम चल जाए, बस काम चल जाए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू, काम चलाऊ चीज है। ये क्या है? वोल्ट मीटर। और एग्जैक्ट वैल्यू कौन देगा? पोटेंशियोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये चीज मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा कि कैसे वोल्ट मीटर डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू, कैसे नहीं देता है। देखो ध्यान से देखना। अब ये सर्किट एक बनाता हूं, छोटा सा सर्किट बनाऊंगा। यहां पे मैंने एक बैटरी ले ली 12 वोल्ट की, और एक यहां पर रजिस्टर लगा दिया 3 ओम का। ध्यान से देखना, भी बताता हूं कि वोल्ट मीटर कैसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर वोल्टेज की बात करूं, करंट की बात करूं, और करंट कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट अपॉन 3, ये कितना आ गया? 4 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से ये हम सर्किट सॉल्व करते हैं। अगर मैं अब बोलूं, अब ध्यान से देखना यहां पर, अभी ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर मैं अब बोलूं कि यहां पर एक 3 ओम का रजिस्टर है जिससे 4 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है,
3 ओम का रजिस्टर है जिससे 4 एम्पियर करंट जा रहा है। मैंने कहा कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है, तो वोल्टेज पता करने के लिए क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। अगर हम जनरली थ्योरेटिकली यहां से देखें तो V इक्वल टू आई आर, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाता है हमारे पास 12 वोल्ट। ये आना चाहिए था, यही आना चाहिए था 12 वोल्ट, 4 इंटू 3 12 वोल्ट। अब हमने क्या किया, यहां पर लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ये कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर। क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, किसका, पोटेंशियल का। हम थ्योरेटिकली मेजर नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास वोल्ट मीटर पड़ा ही है तो क्या काम का है, इसको लगाओ और इसको यूज कर लो, इससे पता लगा लो कि कितना वोल्टेज है। हमने लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये जो सर्किट है यहां से आई करंट जो चल रहा है आई इक्वल टू 4 एम्पियर, इस जगह पे आके क्या ये डिवाइड नहीं हो जाएगा दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक तो वोल्ट मीटर वाला वायर और एक सर्किट तुम्हारा रजिस्टर वाला वायर, दोनों में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसको दो जगह मिल रही है। क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है डियर स्टूडेंट, इसके पास भी कुछ रेजिस्टेंस होता है हल्का, तो रेजिस्टेंस होता है तो करंट यहां से भी गुजरता हुआ निकलेगा, यहां से भी गुजरता हुआ निकलेगा। माना कि पूरा का पूरा करंट ऊपर से नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा करंट नीचे से भी निकलेगा। अब डियर स्टूडेंट मान लिया कि ये जो 4 एम्पियर था, वैसे तो मैं डिटेल्ड में नहीं बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वोल्ट मीटर कैसे गलत वैल्यू दे देता है। ये जो 4 एम्पियर था, मान लिया कि यहाँ पे 3.5 एम्पियर तो यहां चला गया और 0.5 एम्पियर यहां से निकल गया, तो यहां से तो 4 एम्पियर ही निकलेगा, टोटल तो 4 एम्पियर ही निकलेगा, लेकिन यहां से कितना निकला 3.5। अब ये जो वोल्ट मीटर लगा है इसको क्या लगेगा, इसको वोल्टेज कितना मेजर करेगा, ये कितना मेजर करेगा, ये तो कहेगा कि V इक्वल टू डायरेक्ट ये अंदर का फॉर्मूला क्या सेट करेगा 3.5 इंटू 3, अगर आंसर कितना 9.5 वोल्ट। और ये कैसा है, रॉन्ग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन ये कन्वीनियंट वैल्यू है कि मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है ये, इसलिए हम वोल्ट मीटर को क्या बोलते हैं, कन्वीनियंट डिवाइस। अभी समझ में आ रहा है कि क्यों हम वोल्ट मीटर यूज नहीं करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। अब मैं पोटेंशियोमीटर डिटेल में तुम्हें समझाता हूं, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी समझना जरूरी था। तो चलो इसको नोट कर लो जल्दी कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर, करेक्ट है। चलो मिटा रहा हूं इतनी चीजें, वापस से वोल्ट मीटर पे हटा के ध्यान अपना पोटेंशियोमीटर पे आ जाते हैं। तो हमारा जो यूज है, सबसे पहली चीज जो मैं बताने वाला हूं कि इसका यूज क्या है, पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, पोटेंशियोमीटर का यूज है टू गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो गया, यूज, ये यूज हो गया टू गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल याद रख लो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे आते हैं थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह वगैरह पे। ये एक सर्किट है जिसमें मैंने एक बैटरी लगाई हुई है जिसका ईएमएफ है E, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और जिससे करंट निकल रहा है I। यहां पर लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। पिछला लेक्चर अगर तुमने देखा है मीटर ब्रिज वाला तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड नोन रेजिस्टेंस टू द सर्किट। सर्किट को जितनी अपनी मर्जी है उसका रेजिस्टेंस देना है तो कौन सा डिवाइस यूज करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है ताकि हमारा जितना मन हो उतना सर्किट को हम रेजिस्टेंस दे सकें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लगा हुआ एक वायर, जैसे कि मीटर ब्रिज में लगा होता है वैसे यहां पर एक वायर लगा हुआ है, एंड दैट इज मेड ऑफ एलॉय। और ये एलॉय से क्यों बना होता है, इसका भी जो डिटेल में तुमको बताया हुआ है मैंने पिछले लेक्चर में, एलॉय का इसलिए बनाते हैं ताकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस वगैरह चेंज ना हो, जिससे सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और कौन से एलॉय का बना होता है ये डियर स्टूडेंट, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन, दोनों एलॉयज को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो टू हैव बेटर प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो हमारा एलॉय है वो ज्यादा अच्छा वर्क करे और टेम्परेचर से डिफेक्टिव ना हो, उसके लिए हम दोनों को मिक्स करके, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन को मिक्स करके एक एलॉय होता है उसका वायर बनाते हैं। मान लिया इस वायर की टोटल लेंथ है L। इतनी चीजें क्लियर है, कोई डाउट आ रहा है इतनी चीज समझने में, इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये वाला जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस कितना है, R ओम पर यूनिट लेंथ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें, R ओम पर यूनिट लेंथ। हमने क्या मान लिया कि ये वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, R ओम पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी मान ली, L। मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर मानी थी, यहाँ पे कोई 100 जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कितनी भी लेंथ का हो सकता है। तुम अगर लेबोरेटरी में जाओगे तो तुम देखोगे
कि ये 400 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर के भी होते हैं, तो तुम कहोगे ऐसे लंबा लंबा 300 सेंटीमीटर कैसे बनाते होंगे, तो इसको इस तरीके से रख लेते हैं, ऐसे 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 करके, जैसे ये 100 का है, ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, इस तरीके से जितना लंबा हमें जरूरत होती है उतना लंबा वायर हम यूज कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो चलो मैंने तो ये बता दी छोटी सी बात तुम्हें। तो हमने मान लिया कि R ओम पर यूनिट लेंथ इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इंटू एल। क्लियर है, लेंथ कितनी L, माना कितना R ओम पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का R, तो L लेंथ का कितना हुआ RL। क्लियर, कोई दिक्कत। अगर करंट की बात करें, करंट की बात करें I, करंट की इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल जो वोल्टेज होगा और R इक्विवेलेंट, यही लिखेंगे ना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो I की अगर हम बात करें तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखो जरा, क्या निकल के आ रहा है, V। यहां पर वोल्टेज कितना है, E के बराबर है ना, E ही तो EMF है, R इक्विवेलेंट। अब यहां पर 3 रजिस्टर है, ध्यान से देखोगे तो एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ये वाला रेजिस्टेंस वायर वाला, और एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, 3 ही रेजिस्टेंस है हमारे पास। इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, चलो R रेजिस्टेंस कुछ भी मान लिया हमने, ठीक है। तो यहां पर अगर हम R इक्विवेलेंट लिखें तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, RL प्लस, इसको ऐसा करते हैं R डैश ले लेते हैं, वरना तो क्या होगा कि स्मॉल r हमने इसको भी लिया हुआ है ना, तो इसको R डैश ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, स्मॉल r ये भी लिया हुआ इसलिए, तो R प्लस R, समझ में आ रहा है, तीनों हमने रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए। क्लियर है, चलो I हो गया हमारे पास। अगर मैं बात करूं I करंट की, तो वो I करंट यहां से भी गुजर रहा होगा, इस वायर से भी I करंट ही जा रहा होगा, जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ये चीज नोट कर लेना, एलॉय वाली मैं यहां से मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया यहां पर इस तरीके से कोई पॉइंट मान लिया, यहां पे A पॉइंट मान लिया, यहां पर B पॉइंट मान लिया और यहां पर C पॉइंट मान लिया। क्लियर है, अगर मैं A और C पॉइंट की बात करूं, A और C पॉइंट की बात करूं, सिर्फ इतने ही की बात करूं, ज्यादा की बात नहीं करना चाह रहा मैं, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, इतने वायर की, जो कहां से कहां तक है, A से C तक है। मान लिया कि लेंथ है उसकी स्मॉल l, समझ में आ रही बात, लेंथ कितनी मान ली, स्मॉल l। अगर लेंथ स्मॉल l मान ली और मैं चाहता हूं कि मैं लिखना चाहता हूं इसमें कि कितना वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज कैसे लिखते हैं हम, V इक्वल टू क्या लिखते हैं, I इंटू R, यही लिखते हैं। अब मैं जो VAC लिखना चाह रहा हूं, V कौन सा लिखना चाह रहा हूं, जो वोल्टेज डिफरेंस कहां से कहां तक के बीच में हो, A से C के डिफरेंस में हो, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, VAC। तो VAC कैसे लिखूं, करंट कितना जा रहा है VAC से, I, जिसकी वैल्यू कितनी है ये, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, I की जगह क्या लिखेंगे, ये लिख लें, E अपॉन R डैश L प्लस R और RAC। अब बात आ गई कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, हमें पता है कि जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस कितना है, R डैश ओम पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ अभी कितनी ली है, स्मॉल l, तो अभी कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, R डैश इंटू स्मॉल l। क्या इतनी बात क्लियर है, अगर ये बात क्लियर है, ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं हम, प्रिंसिपल पे पहुंच रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या समझा रहा हूं मैं, प्रिंसिपल, यहीं से प्रिंसिपल निकलने वाला है। ये जो फॉर्मूला लिखा है डियर स्टूडेंट, VAC इक्वल टू दिस 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 दिस, इसमें मुझे ये बताओ कि कौन कौन से टर्म्स वेरिएबल हैं और कौन कौन से टर्म्स कांस्टेंट है, देख के बताओ। देखें, EMF इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल, हमने कोई भी बैटरी लगाई उसका EMF कांस्टेंट है। R डैश ओम पर यूनिट लेंथ, जो इस वायर का रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, हमने इसलिए एलॉय को चुना हुआ है ताकि रेजिस्टेंस बार बार बदले ना, जो रेजिस्टेंस का वायर हमने ले लिया वही रहेगा, तो R डैश भी कांस्टेंट है। कैपिटल L, पूरी लेंथ वायर की क्या है, कांस्टेंट है, घटा बढ़ा तो रहे नहीं हम लेंथ को, टोटल लेंथ जो है वायर की वो क्या ली हमने, कांस्टेंट, ठीक है। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये भी क्या घट और बढ़ रही है, क्या इसमें भी कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या लिया हुआ है, कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जितना हमने सेटअप में लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स उतना ही रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। यहां पर आए R डैश क्या है, R डैश पर यूनिट लेंथ, ये भी क्या है, कांस्टेंट।
फिक्स्ड अमाउंट। स्मॉल एल क्या है इसमें, VAC को अगर हम चेंज करें तो कौन सी इसमें चीज है जो जिसको चेंज करने से VAC चेंज हो रहा है, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट वो क्या है, स्मॉल एल की वैल्यू अलग होगी तो ये वैल्यू अलग आ जाएगी, स्मॉल एल की वैल्यू अलग लेंगे तो ये वैल्यू अलग आ जाएगी। तो यहां पर हम डायरेक्टली डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ? VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिकॉज दीज टर्म्स आर कांस्टेंट। और यही है प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलॉय वायर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यही प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ये जो हमने लिखा VAC प्रोपोर्शनल टू L। जल्दी से नोट करो, प्रिंसिपल हेडिंग लिख के जल्दी से नोट करो ये सारी चीजें, और स्टेटमेंट भी नोट करना कि VAC इज इक्वल टू L। चलो आगे बताता हूं फिर उसके बाद, जल्दी नोट करो। कर लिया? अभी देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अगर ये तुमने नोट कर लिया तो अब हम आ जा रहे हैं एप्लीकेशन पे कि इसका यूज कहां करते हैं। पोटेंशियोमीटर का तुमने ये देख लिया प्रिंसिपल, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन की इसका यूज कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो पहला यूज है डियर स्टूडेंट, पहला यूज है टू फाइंड EMF ऑफ अननोन सेल। यानी कि तुम बाजार गए, मार्केट गए और वहां से एक बैटरी लेकर आए और उसमें रैपर वगैरह सब लगा हुआ, तो तुमने रख दिया, तुम्हारे घर में कोई आया, उसका रैपर वगैरह सब निकाल दिया, बैटरी हो गई एकदम खाली। अब तुम्हें पता नहीं लग रहा है, कोई पूछ रहा है कि कितने वोल्ट की बैटरी थी, तो तुम बता ही नहीं पा रहे हो। फिर तुम्हें पता लगा कि यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर नाम का सर्किट होता है जो कि ये बता देता है कि तुम्हारी सेल कितने EMF की होगी। तो तुमने तुरंत पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाया, सेल अपनी ऐड की और EMF चेक कर लिया। सर क्या बात कर रहे हो, ये सब करते हैं क्या हम? चलो करते हैं, लेबोरेटरी में भी करेंगे और समझना भी है कैसे होता है ये अननोन सेल जो भी तुम्हारे पास है, जिसका तुम्हें EMF नहीं पता है, ऐसी बैटरी का EMF हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, हम पता लगा सकते हैं। चलो देखो कैसे लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये सर्किट तो तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है, ये समझ में अभी आ रही चीजें। मैंने कहा यहां पर एक वायर बना दिया जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये वाला वायर मैंने यहां बना लिया, ठीक है, ऊपर का सर्किट नहीं बना रहा हूं दोबारा। अब क्या किया, यहां पर जो हमें बैटरी जिसका EMF हमको फाइंड करना है उसको यहां पे कनेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया, और यहां पे लगाया एक गैल्वेनोमीटर, जिसको तुम जानते ही हो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और यहां पे लगाया एक जॉकी, हाँ वही वाला जॉकी जो हमने मीटर ब्रिज में देखा था। यहां पर लगाया जॉकी, ये लगाया गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीजें मैं मिटा दूंगा, अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना। गैल्वेनोमीटर, ये लगा दिया अननोन EMF वाला बैटरी, अननोन EMF वाला बैटरी जिसका EMF हमने मान लिया E। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं, ये चीजें नोट कर लेना तुम, समझ में आ रही है इतनी चीज। यहां पे हमने लगा दिया अननोन EMF वाला बैटरी, कोई पॉइंट यहां पर A है, यहां पर B है और यहां पर C, ये लेंथ मान ली L है, ठीक है, जैसे हम यहां पे कर रहे थे वही चीज वहां पे, ठीक है। यहां पर EMF, अब कैसे पता लगेगा हमको EMF इसका, देखो ध्यान से देखो, समझ में आएगी बात। अगर ये वाला हम देखें तो ये एक लूप है, और लूप में क्या लग जाता है, किरचॉफ्स लूप लॉ। तो लगाकर देख लेते हैं कितना किरचॉफ्स लूप लॉ आता है, ठीक है, ध्यान से देखें। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट में हमने फॉर्मूला लिखा था VAC इक्वल टू क्या लिखा था, E अपॉन R डैश L प्लस R प्लस L, और यहां पे आ गया था R डैश इंटू स्मॉल l, यही आया था। यही स्मॉल l क्या था, वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, ऐसा मानो कि ये जो कांस्टेंट है, इस पूरे टर्म को हमने बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हैं, बोल दिया एक कांस्टेंट बीटा, ठीक है, और यहां पे लिख दिया बीटा इंटू एल। क्या लिख दिया, VAC इक्वल टू बीटा इंटू एल, वेयर बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस EMF अपॉन R डैश L प्लस R प्लस L। अब ये बीटा कई बुक्स में तुम्हें अल्फा लिखा मिलेगा, कई बुक्स में तुम्हें सिग्मा लिखा मिलेगा, कई में रो लिखा मिलेगा, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, बस ये देखना है कि ये कांस्टेंट टर्म है जिसका हम वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। इसकी जगह सिर्फ क्या पुट कर दिया, बीटा पुट कर दिया, ठीक है, यहां पर पहुंच गए।
अगर हमने बीटा पुट कर दिया तो वी ए सी इक्वल टू कितना है, बीटा एल। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसका पोटेंशियल कितना, बीटा एल। चलो वापस आ जाते हैं, हमने क्या बोला था कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के देखते हैं। लूप लॉ लगाते हैं, लूप लॉ लगाते हैं। मान लिया कि लूप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हम यहां से इस तरीके से, ठीक है। करंट यहां पर आ रहा है आई। चलो जरा देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, बताओ जरा। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, जो वोल्टेज होता है, वो कैसे लिखते हैं हम, नेगेटिव में। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ बीटा एल प्लस ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस ऑफ बीटा एल प्लस ई इक्वल टू जीरो। या फिर इसी को ऐसे लिख लें, ई माइनस बीटा एल, ई माइनस बीटा एल इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ई माइनस बीटा एल इक्वल टू जीरो। एक मिनट, देखो ध्यान से देखो। यहां पर मैंने क्या माना कि यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया कि VAC, हमें जो पता नहीं है, ठीक है। हमें बस ये पता है कि A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इससे निकाल रहे थे पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से, वो कितना आ रहा था, बीटा एल, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल V था, तो ये हमारा E माइनस बीटा एल कितना हो गया, V के इक्वल टू हो गया, ठीक है। E माइनस बीटा एल कितना हो गया, V के इक्वल टू हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मेरी बात समझो। ये जो स्मॉल एल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज हो सकती है। मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप V आ रहा है, कुछ हमें नहीं पता। जो ये हमने बीटा एल किससे निकाला, इसके कॉन्सेप्ट से। अब ध्यान से समझना, अब ये जो एल की वैल्यू है, यहाँ पे जॉकी लगा हुआ है। जॉकी का काम क्या होता है, स्लाइड होना। यहां से स्लाइड हो सकता है, वहां भी स्लाइड हो सकता है। हम इस जॉकी को स्लाइड करते 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 ए पॉइंट पे रख दें। ए पॉइंट पे रख दिया, इसका मतलब हमने केस 1 ले रहे हैं हम, केस 1। ए पॉइंट पे रख दिया, मतलब हमने एल इक्वल टू कितना ले लिया, जीरो। एल इक्वल टू जीरो ले लिया तो ईएमएफ इक्वल टू कितना हो गया, वी। अरे भाई वी जो है, ईएमएफ इक्वल टू वी, ना तो हमें वी पता है ना ई पता है, तो यहां से तो हमारा ईएमएफ नहीं निकलेगा। समझ में आ रही? मैं बस केस ले रहा हूं कि अगर हम यहां पर रख दें, जॉकी को उठा के यहां पर रख दें, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, वी। हमारा आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। केस 2 लिया। केस 2 में हमने क्या कहा कि ये जो जॉकी है, क्योंकि बीटा एल ये वेरिएबल है, ठीक है, तो ये जॉकी को हम उधर की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी एल की वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे 0 से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से एल की वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। अब एल की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, ये क्वेश्चन देखो, अगर एल की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक कंडीशन, एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी, क्या सिचुएशन आएगी, जहां पर ये बीटा एल की वैल्यू, क्योंकि एल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। एल हमने ले लिया कुछ लेंथ, एल इक्वल टू एल ले लिया, तो एल की वैल्यू जब बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर जो बीटा एल की वैल्यू हो, ई की क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी। और जब ई और बीटा एल इक्वल टू हो जाएंगे, तो ये ई माइनस बीटा एल कितना हो जाएगा, जीरो। और पोटेंशियल ड्रॉप जीरो कब होगा, जब ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो। अरे यार समझ में नहीं आया तुम्हें, समझ में नहीं आया ना, बताता हूं। ऐसा समझो, यहां पे मैंने एक बैटरी लगाई 5 वोल्ट, एक बैटरी लगा दी मान लो इस तरीके से, यहां पे लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, और यहां पे लगा दिया 10 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों बैटरीज किसमें एडेड है, सीरीज में है ना, और सीरीज में एडेड है, प्लस और प्लस तो क्या हो जाता, माइनस, मतलब 10 से 5 घट जाएगा, टोटल बैटरी कितनी बचेगी, 5 वोल्ट की। 5 वोल्ट की बैटरी बचेगी, यहाँ पे कुछ भी हम रेजिस्टेंस लगा दिया R, तो 5 वोल्ट की बैटरी बचेगी, तो करंट निकलेगा, और करंट निकलेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन मान लो अगर मैं इसको भी 5 वोल्ट कर दूं, अब दोनों ही 5 वोल्ट हो गए, ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर जीरो हो जाएगा तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आएगा, नहीं आएगा।
क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिटेक्ट करना, करंट को डिफ्लेक्शन दिखाना। वही चीज यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारा एल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो ई के बराबर आ जाए, बीटा एल की वैल्यू ई के बराबर आ जाए, तुम कहोगे सर हमें पता कैसे लगेगा कि एल बढ़ रहा है कि घट रहा है। डियर स्टूडेंट, जब तुम ऐसे ऐसे स्लाइड करा रहे होगे, अलग अलग पॉइंट्स पर रख रहे होगे, जिस भी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, नो डिफ्लेक्शन शो किया, तो मान लेंगे कि हम ई और बीटा एल वहां पर क्या हो गए, सेम हो गए। ई और बीटा एल वहां पर क्या हो गए, सेम हो गए। और अगर ई और बीटा एल सेम हो गए, ई इक्वल टू बीटा एल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, मुझे बताओ जरा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ईएमएफ हमें फाइंड करना था वो हम फाइंड कर चुके, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, दिस इज बीटा, सारी चीजें नोन है, ये तो हमने खुद लगाया है सेटअप में, ई आर डैश एल आर एल, एल की वैल्यू भी हमें पता लग जाएगी यहां से। जिस भी जगह पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हुआ वहीं एल की वैल्यू पता लग जाएगी। इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं अननोन ईएमएफ किसी भी सेल का। ठीक है, चलो तो मैं अब दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहा हूं, ये नोट कर लेना कैसे हम अननोन फाइंड करते हैं। उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, V इक्वल टू एल, V इक्वल टू एल पर बेस्ड है ये। चलो नेक्स्ट है हमारा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये थोड़ा इजी है। अब अगर ये वाली पहली एप्लीकेशन समझ में आ गई तो दूसरा तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा तुम्हें, क्योंकि मान लिया कि मैंने यहां पर एक बैटरी लगाई, गैल्वेनोमीटर लगाया और कुछ पॉइंट यहां पर मान लिया L1 हुआ, जहां पर हमारा E इक्वल टू क्या आ गया, बीटा L1। ठीक है, यहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, E1 हो गया, ये मान लिया एक का ईएमएफ E1 है। एक और बैटरी लगाई हमने और यहां पर उसका मान लिया डिफ्लेक्शन 0 आ गया, क्योंकि वो अलग अलग है, दो बैटरी हैं तो अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा, किसी का कहीं 0 आएगा, किसी का कहीं और 0 आएगा। तो यहां मान लिया इसका 0 हो गया, इसका लेंथ मान लिया L2, तो E2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, बीटा L2। अब हमें करना है कंपेयर, सेकंड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है, तो E1 बाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई L2। यही फॉर्मूला है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में आना चाहिए कि हमेशा जब भी हमें दो चीजों को कंपेयर करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा आसान है। एक का डिफ्लेक्शन देखना है, लेंथ देखनी है, दूसरे का डिफ्लेक्शन देखना है, लेंथ देखनी है। E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, खत्म, बिल्कुल इजी। ठीक है, चलो ये भी नोट करो जल्दी से नोट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि तुमको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक और इसका एप्लीकेशन होता है जो कम यूज में आता है लेकिन तुमको पता होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैं उसका डेरिवेशन तुमको नहीं करा रहा हूं, लेकिन ये वाले जो डेरिवेशन हमने किए टू फाइंड अननोन ईएमएफ और टू कंपेयर द ईएमएफ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि तुमको आज का लेक्चर, ये जो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट।